नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे मैं पंकज आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को संभावित है, जैसा कि आयोग ने कैलेंडर घोषित किया हुआ है। तो इसी परीक्षा के दृष्टिगत इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रतिदिन आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने प्राचीन भारत और यूं कहें कि प्राचीन विश्व के एक प्रमुख शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ चर्चा करने आए हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ये प्राचीन विश्व का महानतम ज्ञान का केंद्र रहा है। यह कई शताब्दियों तक बौद्धिक चेतना का केंद्र रहा, जो वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में सिंधु नदी के तट के निकट स्थित है। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी में अपने विनाश तक दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा था। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि इसकी स्थापना कैसी हुई। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में इस बात का जिक्र है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भगवान राम के भाई भरत ने की थी, जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में महाभारत काल से ही विवरण मिलने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय महाभारत काल में भी शिक्षा का प्रधान केंद्र रहा है, जहाँ पर धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु और आरुणि ने शिक्षा पाई थी। महाभारत में उल्लेख है कि कुरु वंश के राजा परीक्षित ने भी यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था। महाभारत काल की अगर बात करें तो राजा परीक्षित बहुत ही महान राजा हुए थे, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। तो उनका राज्याभिषेक जो है तक्षशिला में ही हुआ था। और महाभारत का पहली बार जो पाठ किया गया था वो वैशंपायन के द्वारा तक्षशिला में ही किया गया था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, अब एक चीज जानते हैं कि तक्षशिला है कहाँ पे। तो ये तो हमने पहले ही जान लिया कि तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में महाजनपद काल में तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और यह महाजनपद काल से ही अपने ज्ञान के लिए, गांधार कला के लिए और व्यापार के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। इसकी अगर हम प्राचीनता की बात करें तो ये 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ के जो अवशेष जो इस स्थान पे खुदाई के बाद जो साक्ष्य के रूप में पुरातत्वविदों के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है, तो उन अवशेषों के अध्ययन के बाद ये पता चला है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका अस्तित्व था। और 7वीं सदी ईसा पूर्व तक आते आते तक्षशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन चूंकि ये हम पुरातात्विक अवशेष की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल में, आधुनिक काल में ये पता कैसे चला कि ये तक्षशिला के अवशेष हैं। तो तक्षशिला के अवशेष की मतलब इस स्थल की पुनः खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविद और सर्वेक्षक श्रीमान अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके अवशेषों की खोज की थी, इसकी खंडहरों की खोज की थी। ये तक्षशिला का लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। ये भारत है और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे तक्षशिला प्राचीन काल में अवस्थित थी। तो इसके लोकेशन को देख के आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण लोकेशन था इसका, इसकी अवस्थिति कितने महत्वपूर्ण जगह पे थी, जहाँ पे भारत, मध्य एशिया और पश्चिम को जोड़ने वाला 3 व्यापारिक मार्ग का मिलन स्थल था। मतलब 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय एक ऐसे जगह पे अवस्थित था जहां पे भारत, मध्य एशिया और पश्चिम को जोड़ने वाले 3 व्यापारिक मार्ग एक दूसरे से क्या हो रहे थे, मिल रहे थे। ठीक है,
प्रारंभ में तो ये ब्राह्मणवादी शिक्षा के केंद्र के रूप में ख्याति लब्ध था, इसकी प्रसिद्धि थी। लेकिन फारसी बीजियों के बाद ब्राह्मणवादी शिक्षा केंद्र से आगे बढ़ते हुए इन्होंने बौद्ध विद्वता के केंद्र के रूप में भी खुद को स्थापित किया। तक्षशिला के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि तक्षशिला में जो शहर हैं, यहाँ पे 3 शहरों का विवरण हम सामान्य रूप से देखते हैं। एक है हैथियाल, भीर का टीला, जो सबसे प्राचीन बसावट का क्षेत्र था, जिसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। इसके साथ ही एक दूसरा महत्वपूर्ण शहर था सिरकप। सिरकप जो है ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीको बैक्ट्रियन राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था। और एक तीसरा शहर था सिरसुख। ये सिरसुख शहर जो था ये कुषाण राजाओं से संबंधित था। तो अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इन शहरों के बारे में पूछ लेगा कि ये सिरकप की अवस्थिति कहाँ पे है, ये प्राचीन भारत में किस विश्वविद्यालय से संबंधित शहर था या किस शहर से संबंधित स्थल था। तो ये 3 शहर को हम ध्यान रखेंगे कि हैथियाल, भीर का टीला, सिरकप और सिरसुख। ठीक है, ये कुषाण सिरसुख शहर जो है ये कुषाण राजाओं से संबंधित शहर था। और एक जो बड़ा ही सामान्य और बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हम स्तूपों के संदर्भ में पूछा जाता है कि एक धर्मराज का स्तूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है, आज से नहीं रहा है, प्राचीन काल से रहा है। बौद्ध धर्म की जननी रही है भारत, गौतम बुद्ध हमारे यहाँ जन्म लिए थे। तो इस दृष्टि से ये जो स्तूप हैं इसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तक्षशिला के अवशेषों में धर्मराज का स्तूप, जौलियन मठ, मोहरा और मुरादू मठ के खंडहर जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि धर्मराज का स्तूप, जौलियन मठ, मोहरा, मुरादू मठ के खंडहर किस स्थल से संबंधित हैं या कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यह विश्वविद्यालय किस प्रकार का था, यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती थी, किस किस तरह का कोर्स यहाँ पे उस समय में मतलब प्राचीन काल में उपलब्ध थे। तो यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। कल हमने चर्चा किया था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय भी विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी उसी तरह से एक आवासीय विश्वविद्यालय था। एक बेसिक चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जहां पे परीक्षा में अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो ये कि पूछ लेता है कमीशन की दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। तो अक्सर हम क्या करते हैं, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं नालंदा और तक्षशिला के नाम को लेकर के। तो दुनिया का पहला, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था और ये भी आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ 10 साढ़े 10,000 छात्र जो है एक साथ रहते थे और पढ़ाई करते थे। यहाँ हजारों शिक्षकों का निवास था जो इन स्टूडेंट्स को, इन छात्रों को पढ़ाया करते थे। अब इसके पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ 60 से भी अधिक तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते थे। 60 से भी अधिक तरह के पाठ्यक्रम यहाँ चलाए जाते थे, जिनमें वेद, वेदांत, विधि, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान में खास करके धनुर्विद्या और युद्ध कला जो है यहाँ पे सिखाए जाते थे। कृषि, वाणिज्य, राजनीति और 18 प्रकार के शिल्प को भी यहाँ पे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। ये वाणिज्य व्यापार जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि गांधार क्षेत्र जो है वो वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। और तक्षशिला की भी अवस्थिति कहाँ पे है? तक्षशिला गांधार महाजनपद की ही एक राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और इसके कृषि की अगर बात करें तो चूंकि ये सिंधु नदी, सिंधु, झेलम और
हारो नदी के संगम पे स्थित था, तो निश्चित रूप से ये सामान्य कॉमन सेंस की बात है कि नदियों के दोआब वाले क्षेत्र में अवस्थित जगह जो है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है वहाँ की भूमि। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि कार्य जो वहाँ पे था वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि ये नदियों के, इन 3 नदियों के आसपास के क्षेत्र थे। ठीक है। शिल्प कला ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधार अपने कला शिल्प के लिए महाजनपद काल में प्रसिद्ध था। तो ये पाठ्यक्रम में के भाग थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। अब हम बात करते हैं प्रवेश की। तो यहाँ पे मुख्य रूप से उच्च शिक्षा दी जाती थी। जैसे होता है ना कि प्राइमरी, मिडिल, फिर उससे ऊपर हम बढ़ते हैं उच्चतर शिक्षा। जब हम स्कूल की पढ़ाई कर लेते हैं फिर हम उच्चतर शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तक्षशिला में छोटी कक्षाओं की पढ़ाई नहीं होती थी, तक्षशिला में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी विद्वानों के द्वारा। ठीक है, उच्च शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे प्रवेश की आयु, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? 16 वर्ष। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? 16 थी। ठीक है। अब एक और चीज मन में ये जिज्ञासा उठती है कि हमने वहाँ पे एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ पे किस प्रकार से एडमिशन होते थे, वहाँ फीस क्या दिया जाता था, शुल्क किस तरीके से लिया जाता था? तो वहाँ पे गरीब बच्चे और अमीर बच्चे दोनों के लिए व्यवस्था की गई थी। दोनों ही समाज के, ये दोनों वर्ग तो समाज में ही निवास करते हैं, तो समाज के सभी वर्गों का जो है इसमें ध्यान रखा गया था कि जो लोग धनी वर्ग से आते हैं, मतलब जो फीस देने की स्थिति में हैं जो बच्चे, तो उनसे फीस लिया जाता था। और वैसे बच्चे भी थे जो समाज में बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, जो स्कूल की फीस जो है, विश्वविद्यालय की फीस जो है वो देने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो वैसे बच्चों के पढ़ने के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। और उनके लिए ये तय किया गया था कि वैसे छात्र गुरु की सेवा करेंगे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, यह स्थल जो है, ये एक और बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जातक कथाओं में, जातक कथा के बारे में आप जानते हैं कि ये जातक कथा जो है, ये जातक कथा बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का विवरण जो है इसमें किया गया है। तो जातक कथाओं के अनुसार ये तक्षशिला जो है ये महायान संप्रदाय का जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि महायान संप्रदाय की जन्मस्थली निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जातक कथाओं के अनुसार महायान संप्रदाय की जन्मस्थली तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय के गौरवशाली व्यक्तित्व। कई बार क्या होता है कि कोई किसी विश्वविद्यालय का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का बड़ा नाम है, तो हम लालायित रहते हैं कि हम उसमें कैसे शिक्षा ग्रहण करें, कैसे मेरा एडमिशन वहाँ पे हो जाए ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिले। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो अपनी प्रतिभा से इतने बड़े व्यक्ति बनते हैं, इतनी बड़ी सफलता उन्हें हासिल होती है कि उनके नाम से उनके स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हर जगह इस बात की चर्चा होती है कि अरे अमुक व्यक्ति फलाने स्कूल से, फलाने कॉलेज से, फलाने विश्वविद्यालय से पढ़ के आया है, देखो वो कितना बड़ा व्यक्ति है। और एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जो भारत, जिस भारत में हम आप जी रहे हैं, जिस भारत में हम आप अभी जी रहे हैं वर्तमान समय में, इस भारत का नक्शा खींचने वाले व्यक्ति जो थे वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो भारत के सबसे बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चाहे वो हम चाणक्य, कौटिल्य की बात करें, चाहे हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो जीवक की बात करें, अगर हम व्याकरणविद की बात करें, भाषा की बात करें, साहित्य की बात करें, तो उसके अंदर पाणिनि का नाम हम ले सकते हैं। चरक की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में ये भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाते हैं और आयुर्वेद के अग्रणी गुरु रहे हैं।
कुमारलता, ये कुमारलता जो सौतंत्रिक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी बहुत असाधारण शिक्षक थे, बहुत उच्च किस्म के कोटि के शिक्षक थे। ठीक है, तो इनके वजह से तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो नाम है वो दुनिया के पटल पे जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये अर्थशास्त्र, शासन, प्रबंध, राजनीति पे इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब चाणक्य की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के घमंड को तोड़ने के लिए, नंद वंश के शासक जो घनानंद थे उनके घमंड को तोड़ने के लिए, किसी बात से हो सकता है कि चाणक्य आहत हो गए हों, तो उसके घमंड को तोड़ने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की भूमि से अपने पास लेकर के आते हैं। कहाँ पे? तक्षशिला में। और इस तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, वहीं पे उनका परवरिश हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। और यही चंद्रगुप्त मौर्य कालांतर में भारत के पहले सबसे बड़े साम्राज्य के प्रणेता बने, संस्थापक बने, चंद्रगुप्त मौर्य। वैसे हम बात करते हैं पाणिनि की, ये महान भाषाविद और व्याकरणविद थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। जीवक राजगिरी में बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। किसके चिकित्सक थे? बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे और महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य भी थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात हमने कर ली, जीवक की बात कर ली, चरक की बात करते हैं। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है और ये चरक आयुर्वेद के अग्रणी गुरु थे। अब हम बात करते हैं धन्वंतरी की, ये भी आयुर्वेद के जनक थे। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के पितामह थे, बनारस के निवासी थे। तो आगे हम उन पे भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के पतन के बारे में कि इसका पतन कैसे हुआ। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की अवस्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी उस पर तो हमने चर्चा भी की है कि भारत, पश्चिम एशिया के देश जो है वो यहाँ इस संगम पे अवस्थित थे, जहाँ से 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जो है वो गुजरते थे और इसी जगह पे तक्षशिला का जो है अवस्थिति था। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र जो है वो उसके अधीन गया और कह सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को थोड़ी सी क्षति पहुंची थी। उसके बाद फिर मौर्यों के बाद इंडो ग्रीक और इंडो स्किथियन कुषाणों का शासन रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय में मौर्यों के बाद इंडो ग्रीक, इंडो स्किथियन और कुषाणों के शासन के समय तक्षशिला का क्षेत्र जो है वो इन्हीं के अधीन था। जब 5वीं शताब्दी ईस्वी में तक्षशिला अपने स्वर्णिम समय में था, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो इसका महत्व था वो धीरे धीरे कम हुआ। वो कैसे कम हुआ? तो हूनों का आक्रमण हो गया इसके ऊपर। हून शासक तोरमान ने तक्षशिला पे आक्रमण करके तक्षशिला को क्या किया? पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तक्षशिला केवल एक शिक्षण संस्थान ही नहीं था, बल्कि तक्षशिला वह केंद्र था जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है कि महायान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का, बुद्ध धर्म का, उसकी जन्मस्थली मानी जाती है। कौन सी जगह? तक्षशिला विश्वविद्यालय उसकी जननी मानी जाती है। और फारसी आक्रमण के बाद जो ब्राह्मणवादी ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, तो यहाँ पे तक्षशिला में हिंदू और बौद्ध धर्म की परंपराओं का संगम हुआ। और पश्चिमी आक्रमणों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में देशभक्ति की भावना और ज्ञान के संरक्षण में इस विश्वविद्यालय के भूमिका जो है वो ऐतिहासिक रही है, क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसा था कि जितने भी आक्रमणकारी प्राचीन काल में भारत की तरफ आ रहे थे तो उनके आने का मार्ग ही वही था। अगर हम देखें एक बार इस लोकेशन को, देखिए कि जितने भी आक्रमणकारी आ रहे हैं वो इसी रास्ते से जो है भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण था।
और उस समय के विश्व में प्राचीन काल में तक्षशिला को जगत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त थी। तक्षशिला के महत्व को देखते हुए जब इसके पुरातात्विक अवशेषों को परखा गया, जांचा गया, तो इसकी पौराणिकता को और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1980 ईस्वी में तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो खंडहर थे, जो अवशेष थे, उस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दे दी, घोषित कर दिया और अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसे शामिल कर लिया। क्यों किया? तक्षशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए यह स्थल गांधार कला के विकास और प्राचीन काल में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस प्रकार हम तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं पे हमने चर्चा की है। अब बात करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो सवाल पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में, विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में, वो किस प्रकार के थे। तो एक प्रश्न जो 47वीं बीपीएससी परीक्षा और उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2010 में पूछा गया था कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। जैसा कि अभी हमने चर्चा की है कि तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने तक्षशिला ले जाकर के शिक्षित किया, ट्रेंड किया और सब तरह की शिक्षाएं दी। युद्ध की शिक्षाएं भी दी, राजकाज शासन प्रबंध चलाने की शिक्षाएं भी दी, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य एक समय के बाद भारत के सबसे विशाल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने गए। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र के रूप में तक्षशिला सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उज्जैन शिक्षा का केंद्र के रूप में इतना महत्वपूर्ण मौर्य काल में नहीं था। व्यापारिक केंद्र के रूप में तो महत्वपूर्ण था, लेकिन सबसे अधिक तक्षशिला का महत्व शिक्षा केंद्र के रूप में उस काल में था। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की अगर हम बात करें तो ये गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। वैशाली की अगर बात करें तो ये वैशाली उस समय मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। वैशाली की ख्याति दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र गणराज्य के रूप में है। ये वैशाली बिहार के मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र है। तो और इसकी पहचान जो है, इसकी प्रसिद्धि का कारण जो है, ये दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्रों में से, गणराज्यों में से एक था। तो इस प्रकार हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखा। एक और प्रश्न जिस पे चर्चा करना चाहूंगा, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के द्वारा 2015 में पूछा गया था। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सुश्रुत, बागभट्ट, धन्वंतरी, जीवक। तो आयुर्वेदाचार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। किसने ग्रहण की थी? जीवक ने। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। एक और आयुर्वेदाचार्य थे, चिकित्सक थे, जिनको अभी मैंने कहा था कि भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, चरक। चरक जो थे उन्होंने भी इसी स्थल से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की थी। चरक जो थे वो कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ थे। प्राचीन भारत में कुष्ठ रोग के विशेषज्ञ हुआ करते थे चरक। सुश्रुत की अगर बात करें तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के पितामह के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ये हमने चर्चा कर लिया है।
धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं बागभट्ट की, तो ये अष्टांग हृदय के लेखक थे। बागभट्ट अष्टांग हृदय के लेखक थे। अब इस एक सवाल से अगर आप ध्यान दें तो कई सवाल बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आयुर्वेदाचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो आयुर्वेदाचार्य जीवक की आपने बात कर ली। जीवक कौन थे? तो जीवक बिंबिसार कौन? हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार के जो हैं ये राजवैद्य थे। धन्वंतरी के बारे में हमने जान लिया, सुश्रुत के बारे में हमने जान लिया। सुश्रुत के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शल्य चिकित्सा के जनक थे या शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के लिए प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद जीवक पे तो हमने चर्चा कर ही लिया है। बागभट्ट अष्टांग हृदय की रचना किन्होंने की थी? जीवक ने की थी। बंद करना है आज, अभी 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो इस प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने चर्चा किया। आशा है कि आप तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित पूछे जाने वाले सभी परीक्षाओं में सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की चर्चा आज मैंने इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चुना क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी व्यवस्थित रूप से मिलती है। एक लाइन तो हर जगह मिलेगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य पढ़ाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में पढ़े हुए थे, लेकिन इससे संबंधित जो हमने 3 शहरों की बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो भारत के, मैंने कहा कि जो आउटलाइन, इस देश की आउटलाइन खींचने वाले जो लोग थे, जैसे चिकित्सा जनक में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जीवक थे, चरक थे, सुश्रुत थे, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे, ये सब लोग अति महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने ने ही ऐसी नींव की शुरुआत की, ऐसी नींव डाली जो वर्तमान भारत के रूप में आज हमारे सामने अवस्थित है। तो निश्चित रूप से तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं आशा करता हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रश्न को अब आप हल करने की स्थिति में होंगे। आगे फिर किसी अगले विश्वविद्यालय को लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।